नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, यशवंत वर्मा मामले में जब उन पर महाभियोग चलाने की बात हुई और जिस समय पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस जांच को पूरा करने का आदेश दिया था। उसमें जो उनके घर में कैश मिला था जब आग लगी थी, तो वही मामला फिर से सामने आया और जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसमें यह स्पष्ट तौर पे आया है कि उनके घर में ये जली हुई नोट की बैग मिली थी। आप सभी को याद होगा कि उनको जब वो दिल्ली में थे तो उनको चीफ जस्टिस के सामने बुलाया गया था और महाभियोग चलाने की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जब तक पूरा काम नहीं हुआ था, इनको भेज दिया गया था इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चीफ जज के तौर पे, और वो वहां पे कार्यरत उस समय से हैं। हालांकि इसके अंदर में किसी भी तरह की कोई भी जुडिशियरी सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरह से वो बैठ करके सरकार का पैसा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मामला आ गया है 2 वकीलों के बीच में। एक वकील है कपिल सिब्बल और दूसरे जो है वो है अभिषेक मनु सिंघवी। इन दोनों के बीच में एक तरह से बहस स्टार्ट हुई कि क्या यशवंत वर्मा दोषी हैं या नहीं है। एक ने आर्टिकल लिखा तो एक ने दूसरे अखबार में इंटरव्यू दिया, और दोनों के इंटरव्यूज प्रकाशित भी हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो सोचिए, इस देश के वैसे 2 वकील जो अपने आप में कितने बड़े वकील हैं, ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ, क्यों मामला बना और ये दोनों वापस में क्यों भिड़ गए? वैसे तो जब भी कपिल सिब्बल का नाम आता है तो उस वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में जितने भी खास करके हिंदू विरोधी मामले हुए हैं, उसमें ये वकील के तौर पे खड़े हो जाते हैं। आप पूरी हिस्ट्री इनकी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी से बाहर ये एक लॉबी है जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करके बैठी हुई है, क्योंकि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुई है और जिस प्रकार से ये खड़े होते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। जहां पर कोई खड़ा नहीं होता, वहां पर ये बंदा खड़ा हो जाता है। आप अगर दूसरे वकील उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। सारे के सारे मामले इसी प्रकार के आते रहे हैं कपिल सिब्बल के। इसमें क्या कुछ हुआ, तो सबसे पहले यशवंत वर्मा क्या बोले? इस्तीफा नहीं दूंगा, सही जांच नहीं करवाई गई, ये यशवंत वर्मा बोल रहे हैं। नकदी कैश से गिरे जज यशवंत वर्मा को सीजीआई को जवाब। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यहां तक सवाल उठा दिया कि ये जो मामला है इसका सही से जांच ही नहीं हुआ है, तो आप मेरे खिलाफ हमें इस्तीफा देने के लिए कैसे कर सकते हैं? महाभियोग की बात तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये सारा मामला चालू हुआ था किसके रीजन में? उस समय संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस थे, और सभी को पता है कि संजीव खन्ना साहब का कार्यकाल मात्र 6 महीने का था। केस तो बड़े बड़े उनके पास आए, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी तरह का एलिगेशन उनके ऊपर ना आए। इसके लिए सफलतापूर्वक जब उनको मामले की सुनवाई करनी थी तो वो अगले सीजीआई यानी कि अभी जो बीआर गवई साहब हैं, उनके कोर्ट में ट्रांसफर करके वो चुपचाप रिटायर्ड हो गए।
ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप न लगे। लेकिन ये जो वकीलों की लॉबी है, लगातार चाहे कोई भी चीफ जस्टिस रहे हो इस देश में, कपिल मिश्रा के बाद के समय से आप देख लीजिए, लगातार कोशिश करते रहे। और दूसरे भाषा में यूं समझ सकते हैं कि ये लोग के खिलाफ अगर कोई चीफ जस्टिस सुनवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं। अब पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। खैर, इसके आगे क्या हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर नकदी पाए जाने के विवाद के बाद इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इन हाउस इसकी जांच करवा रही थी। इस देश में सभी को पता है कि जांच एजेंसियां हैं जो हर मामले में जांच करती है, लेकिन चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था इसलिए उनकी टीम ही इसको जांच कर रही थी, ताकि जो भी कुछ हो वो कोशिश ये कर रहे थे कि ये सार्वजनिक तौर पर बाहर ना निकल सके। आप लोग एक बात सोचिए, क्या इस देश के जुडिशियरी सिस्टम में कभी कोई जज इस तरह के कारनामे नहीं किए हों, ऐसा आपको लगता है? क्या इस देश में यह पहला मामला सामने आया है यशवंत वर्मा का जिनके ऊपर कैश वाला आरोप लगा है? क्या न्यायपालिका में सब कुछ स्मूथली चलता है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है? क्या ये बात को आप मान सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसके थोड़े डिटेल में चलते हैं। नई दिल्ली स्थित अपने आवास में जले हुए नोट मिलने के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा पर इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश संजीव खन्ना को लिखे एक पत्र में इस पूरी प्रक्रिया को मूल रूप से अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया गया। अब ये तो मामला हो गया यशवंत वर्मा का। इसके खिलाफ जो मैं पहले कह रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ये दोनों पहली बार आमने सामने आए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर हुई घटना से बहुत दुख हुआ। मैं हैरान था। जस्टिस यशवंत वर्मा कानूनी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। ये बेहद कुशलता से काम करते हैं। कोर्ट में उनका व्यवहार हमेशा शांत और संतुलित रहता है। उनका चेहरा देखकर लगता था कि वे बड़े शांत स्वभाव के और समझदार इंसान हैं। जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने पहुंचे तो उन्हें जली हुई चीजों में कुछ बैग मिले। उन बैग में बहुत सारा कैश था जिसका कोई हिसाब नहीं था। ऐसा लगता है कि यह बात जांच में भी सामने आई है, जबकि यह स्पष्ट हो गया है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जो 3 सदस्यों की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह बात का क्लेरिफाई हो गया कि हाँ उसमें कैश था। जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि वह आउट हाउस उनके अकेले के कब्जे में नहीं था। ये यशवंत वर्मा कह रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगर इस पर महाभियोग लाया जाएगा, चूंकि सीजीआई साहब ने इसको भेज दिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास, तो वहां भेजने के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब और कानून मिनिस्टर मेघवाल साहब, ये लोग इन हाउस अन्य पार्टियों से राय मशवरा ले रहे हैं कि इस पे कैसे क्या किया जाए। तो यहां पे एक तीसरा एंगल लाया जाता है कि अगर ये विवाद राजनीतिक हो जाएगा, कोर्ट की घटना अगर सार्वजनिक रूप से बहस होती है तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि अरे भाई कोर्ट में भी इस तरह की घटनाएं होती है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर ये लोग जो मोनोपोली बनाए हुए हैं
उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और इसीलिए इसको कैसे गोल गोल घुमाना है उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब यहां पे कपिल सिब्बल एक अपना एंगल ले आते हैं। वो कहते हैं कि शेखर यादव, आपको याद होगा कि एक सभा में वो गए थे तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, कटमुल्ला। उसी पर राज्यसभा के करीब करीब 55 सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने के लिए एक पत्र पे साइन किया था। अब कपिल सिब्बल इस पे सवाल उठा रहे कि उन पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वीडियो मिला है ना, कोई डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों रुकी, ये कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार पक्षपात कर रही है। सिब्बल ने सरकार और राज्यसभा के सभापति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ 55 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव पर 6 महीने से कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति यादव का सांप्रदायिक भाषण स्पष्ट है और इससे उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। फिर भी सभापति ने हस्ताक्षरों की जांच के लिए इतना समय क्यों लिया? यह स्पष्ट है कि सरकार इस न्यायाधीश को बचाना चाहती है। सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि सभापति ने मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ इन हाउस जांच रोकने के लिए पत्र क्यों लिखा, जबकि न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि विपक्ष को न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पहले शुरू करने पर जोर देना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि पहले जज यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वर्मा के मामले पर विचार होना चाहिए। ये सारा रंग रूपरेखा अपने आप तैयार कर लेते हैं, किस पे क्या होनी चाहिए ये सारा कुछ बता देते हैं। इनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर शेखर यादव पे कार्रवाई होती तो इसमें अखिलेश यादव भी फंसेंगे और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सांसदों की बदौलत ही राज्यसभा पहुंचे हैं। यह बात उनको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि वर्मा के खिलाफ आरोप ही अस्पष्ट है। सिब्बल ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अभूतपूर्व और तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। सिब्बल ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आरोप अतीत के किसी भी महाभियोग मामले से अलग है। उन्होंने कहा कि पिछले मामलों में जैसे न्यायमूर्ति रामास्वामी, एस.के. गंगोले, सौमित्र सेन और ए.के. गांगुली के खिलाफ तथ्य स्पष्ट थे और किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में कोई ठोस तथ्य ही नहीं है। सिर्फ उनके आवास पर जली हुई नोटों के बैग्स के आउट हाउस के वीडियो उपलब्ध। तो क्या वीडियो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है क्या? यह भी बताना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तो कपिल सिब्बल साहब, आप तो बड़े वाले वकील हैं, कोई भी वकील जो होंगे उनसे मैं भी पूछना चाहता हूं, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संज्ञान न ले तो क्या उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है? इसके बारे में जानकारी दे दे तो बाकी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये इसी तरह से लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से हर वैसे मामले में ये सामने आते हैं, जानते हैं कि इनका कुछ होना जाना है नहीं। और जब इस तरह के सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया पर ऑटोमेटिकली सवाल खड़े करने जैसा एक विचार मन में आने लगता है कि क्या वाकई में हमारे देश की न्यायपालिका उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से उसे करना चाहिए। यह सबसे बड़ा
सवाल है। अब वक्त बिल को ही आप देख लीजिए, जिस प्रकार से उस पर सुनवाई स्टार्ट हुई थी, उस समय लग रहा था कि पहले ही दिन उस पर कोई फैसला आ जाएगा, इस तरह से उत्तेजित दिखे जज साहब। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स के जमा होने के बाद जब डेट दिया गया और संजीव खन्ना साहब रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि अगले चीफ जस्टिस जो बनेंगे उनके देखरेख में इस पर मामला चलेगा। उनके देखरेख में भी मामला चला, सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन फैसला सुरक्षित रख दिया गया। आखिर क्यों? क्या जज साहब लोगों को इस बात का डर लगता है कि वो लपेटे में ना आ जाए? और अगर कोई भी जज यह सोचकर काम करेगा तो लोगों का भरोसा कैसे काम करेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें यह बात भी स्पष्ट है कि अगर महाभियोग चलाने की बात हुई और संसद में अभी तक नहीं पहुंचा, इसमें जनरली क्या होता है, इससे पहले भी जितने भी जजों पर महाभियोग चलाने के मामले हुए, अगर वो राज्यसभा में उस पर बहस होकर के लोकसभा तक जाते जाते बीच में ही वो जज इस्तीफा दे देते, तो ऑटोमेटिकली महाभियोग की बात ही वहीं पे रुक जाती है। तो क्या इस मामले में भी ऐसा होगा या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये जब मामला आगे बढ़ेंगे तब देखना दिलचस्प होगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चैनल के कंट्रीब्यूशन के लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।